हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज जो आपका चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर 11 है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। होपफुली आप अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। कि हम यहाँ पर जितनी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो रेफ़र करता है वो रेफ़र करता है ऑल करेंसीज़ को। ऑल करेंसीज जितनी भी हमारी ऑल करेंसी होगी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, मीन्स एक कंट्री की जितनी भी डोमेस्टिक करेंसी होती है उसको छोड़कर। डोमेस्टिक करेंसी की हमारी, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी इंडिया में हमारी करेंसी क्या है, रुपया। तो रुपये को छोड़कर अदर करेंसी जितनी भी होगी, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, इन सब की जो भी करेंसी वो होती है वो हमारी क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। यानी कि हम उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है बात। तो हमारी क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसीज ऑफ ए गिवन कंट्री। कि भाई जितनी भी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है उसको छोड़कर जितनी भी हमारी अदर करेंसी होगी वो सब फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट्स एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफ़र करता है कि ये वो रेट होता है जिस पर एक करेंसी दूसरे रेट के बदले में एक्सचेंज्ड की जा सकती है, चेंज की जा सकती है। मीन्स हमें चाहिए रुपया, अगर हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे पास रुपये में करेंसी होगी क्योंकि हम इंडिया के हैं ना। और अगर हमें वहाँ पर चेंज करना है तो हम किस में चेंज कर सकते हैं, यूएस जैसे जा रहे हैं तो वहाँ पर डॉलर में चेंज होगा, है ना। तो यदि हमें डॉलर लेना है तो उसके एक्सचेंज में हम रुपये देंगे, और अगर रुपये हैं तो हमें क्या मिलेगा, डॉलर। और अगर डॉलर हमारे पास है तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल में आपको दिया है कि इफ़ $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर 60, देन वैल्यू ऑफ, यानी कि $1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बताई है, 60, है ना। तो लेकिन अभी ये करंट के अकॉर्डिंग जो मैं बताती हूँ आपको, $1 जो है हमारा, $1 73 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये करंट रेट है अभी इसका, क्योंकि डॉलर क्या होता है वो चेंज होता रहता है ना, करेंसी के बेसिस पर भी सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वो रेट होता है जिस पर करेंसी दूसरे रेट के बदले पर दूसरे के रेट पर बदली जाती है। कि हमें अगर कोई और करेंसी चाहिए तो हम उसके बदले में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग बाहर जॉब करते हैं, है ना, इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, तो जब वो अपनी इंडिया में आते हैं तो वो अपनी करेंसी को चेंज कर लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वो करेंसी चलेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या चलता है, जो करेंसी जहाँ पर चलती है उसके बदले में हम वो करेंसी को चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या टॉपिक हमें बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं कि अपना इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो जहाँ पर जो करेंसी चलती है उसके बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वही करेंसी इंपोर्ट की जाती है। कि भाई हमने अपना यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज कहीं बाहर भेजा है तो वहाँ पर उस करेंसी के बदले में उसकी वही अमाउंट होगी जो करेंसी हमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टूरिज़्म। अब सभी को पता है, अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या कुछ भी हम जाते हैं घूमने के लिए या वर्क के लिए, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें वहाँ की करेंसी को ही अपनाना होता है। क्योंकि हमें, अगर हम रुपये लेके जाते हैं, इंडिया की करेंसी को लेके जाते हैं, और जहाँ हम यूएसए में रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ जो करेंसी यूज़ होगी उसी करेंसी को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र सेंट अब्रोड। इस यूनिलैटरल का मतलब होता है यदि कोई बच्चा इंडिया में पढ़ने के लिए आया और उसे या जॉब के लिए आया और उसे यूएसए में पैसा भेजना है, तो जो भी उसको पैसा भेजना होगा वो अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री।
या हमें जो भी अपनी करेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बाहर का कुछ भी एसेट्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो उसी करेंसी के बेसिस पर चेंज होगा जो करेंसी वहाँ की होगी। अगर वो करेंसी हमारी डॉलर है तो वो डॉलर में हम उसके एसेट्स को परचेज करेंगे, इंडिया में है तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग उस करेंसी को उस एसेट्स को परचेज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है हमारा वो करेंसी जो परचेज करते हैं हम पैसे कमाने के लिए। मीन्स जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हमारा शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि हमने कुछ शेयर्स को इशू किया और वो शेयर जो हैं वो बाहर की कंपनी के हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है जो बाहर की कंपनी के हमारे शेयर हैं वहाँ से हमें अर्निंग हो सकती है, क्योंकि शेयर्स में क्या होता है पैसा अप एंड डाउन होता रहता है। तो जिस भी तरह से शेयर ग्रो करता है उसी तरह से हमारी जो अर्निंग होगी वो भी ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो डॉलर क्या होता है अप एंड डाउन होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वो करेंसी जो हम परचेज करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, अपनी सेल के लिए, वो सब चीज़ें हमारी स्पेकुलेशंस कहलाती हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद बात करते हैं हम डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो डिमांड कर्व क्या होता है कि हमारा भाई जैसे हमने यहाँ पे ओ एक्सिस वाई ले लिया, ठीक है, ये हमारा ओ ओरिजिन हो गया, एक्सिस वाई हो गया। तो जैसे जैसे हमारी स्लोप डाउनवर्ड में हमारा जो बनता है इन्वर्स रिलेशनशिप में बनता है कि रेट बढ़ने पर हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। कि भाई अगर हमने किसी चीज़ के किसी प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी और रेट कम होने पर क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा। तो उसी के बेसिस पर हमारी ये क्या बनता है, ये हमारा डायग्राम बनता है। ठीक है। आप देख भी रहे होंगे R1 R2 रेट हमने बढ़ा दिए तो हमारा किस तरह से जा रहा है और रेट कम हो गए तो किस तरह से हो रहा है। तो ये आपका एक कर्व है, डिमांड कर्व। ठीक है। उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, द सप्लाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज पीपल हु रिसीव इट ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। कि भाई अगर हमने अगर सप्लाई को, हमारी यहाँ पर सप्लाई क्या हो रही है, इनफ्लो हो रही है। ठीक है। यहाँ पर हम अपनी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, इनफ्लो कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास रिसीव होगा फॉलोइंग टू रीज़न। ठीक है। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम अपनी किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, कोई हमें सप्लाई करनी है तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। रेमिटेशंस होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। मीन्स यहाँ पर वहाँ पर क्या था हमारा कि हमारे पास इंडिया का कोई बच्चा बाहर पैसा अब भेज रहा था, है ना, तो वो वहाँ की करेंसी को चेंज करता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब्रॉड से कोई पैसा इंडिया आएगा तो वो अगर वो पैसा इंडिया में आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, रेमिटेशन। ठीक है। फिर से वही स्पेकुलेशंस अभी बताया था मैंने। स्पेकुलेशंस वही होता है कि हम अर्निंग के लिए कुछ शेयर को या कुछ भी कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी अर्निंग के लिए। ठीक है बात। चलिए आगे चलते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वही बात है कि भाई अगर हमने अपने रेट को बढ़ा दिया, रेट बढ़ा देने पर सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी। रेट बढ़ रहा है तो हम ये भी तो कहेंगे भाई आगे कि हमारी सप्लाई भी हो रही है, और ऐसे हमारी अगर हम सप्लाई कम, रेट कम हो रहा है तो सप्लाई भी हो सकती है आपकी, क्या चेंज आ जाए सप्लाई में भी, है ना। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी सप्लाई कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, किसमें, सप्लाई कर्व में। ठीक है बात। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट आता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड आता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड आता है आपका मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको हम फ्लोटिंग रेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम इन विद एक्सचेंज रेट फॉर ए करेंसी इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो भी रेट हमारा फिक्स्ड किया जाता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है।
मीन्स अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करना है तो वो गवर्नमेंट देखे कि जो भी करेंसी का रेट होगा, जो भी गवर्नमेंट करेंसी का रेट सेट होता है या फिक्स्ड होता है, वो कौन करता है? बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड by forces of demand and supply of different currency in the foreign exchange rate। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। फिक्स्ड में क्या था कि गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर जो रेट सेट होता है, जो भी डिटरमाइन हम करते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई बेस पर होता है। इसका दूसरा नाम हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर हमारी करेंसी के एक्सचेंज रेट सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। थर्ड आता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो रहा हो, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। यहाँ पर जो किया जाता है ये मार्केट फोर्स के बेसिस पर किया जाता है। इसमें हमारे सेंट्रल बैंक भी इन्फ्लुएंस करते हैं, सेंट्रल बैंक का भी कुछ ना कुछ रोल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा हाइब्रिड है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम होगा उसमें फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का सिस्टम होगा हमारा। इट रेफर टू अ सिस्टम, यहाँ पर जो सिस्टम रेफर किया गया है वो डिटरमाइन किया गया है मार्केट फोर्स से। सेंट्रल बैंक के थ्रू यहाँ पर हमारा वर्क किया जाता है और सेंट्रल बैंक के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम किया जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है मार्केट फोर्स पर, सेंट्रल बैंक पर, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करेंसी के बेस पर डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखता है कि हमारी किस तरह से क्या प्रोसेस है और किस तरह से फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल को एक मैनेज करके एक फ्लो करके चलना है। तो मार्केट फोर्स सेट करता है, लेकिन अगर कोई टारगेट वैल्यू आ जाती है तो उस टारगेट वैल्यू के बेसिस पर हमारा आरबीआई भी बीच में आकर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर अपना फ्लोटिंग रेट सिस्टम को चेंज कर सकता है। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं चेंज इन एक्सचेंज रेट। चेंज इन एक्सचेंज रेट जो हमारा होता है वो इक्विलिब्रियम चेंज होता है। आप सभी ने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम, है ना, तो उसी के बेसिस पर हमारी डिमांड सप्लाई चेंज की जा सकती है। चेंज इन डिमांड में भी आइदर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज भी की जा सकती है और डिमांड डिक्रीज भी की जा सकती है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टूवर्ड राइट फ्रॉम डी और D1 D2। जैसे मैंने यहाँ पर डिमांड कर्व बनाया हुआ है, ये डिमांड कर्व बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें D1 D2 हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमारी डिमांड सेम थी और यहाँ पर हमारी डिमांड को कम डिक्रीज किया जा रहा है। तो डिमांड डिक्रीज भी हो रही है और इंक्रीज भी हो रही है। ठीक है, ये आप इस कर्व में देख सकते हो। चेंज इन सप्लाई में भी आइदर एन इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। सेम बात है भाई, अगर हमें चेंज करना है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज एंड डिक्रीज की जा सकती है। इंक्रीज इन सप्लाई, इफ सप्लाई of foreign exchange increase it will lead to a rightward shift in the supply curve। भाई यहाँ पर हमारी जो सप्लाई कर्व है वो चेंज की जा सकती है। ठीक है, सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर हमारी सप्लाई सेम थी और यहाँ पर हमारी सप्लाई को डिक्रीज किया जा रहा है। तो ये 0 एक्सिस वाई आप इस ग्राफ को देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका ये कर्व बनाया हुआ है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारी जो होती है, यहाँ पर हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी आर बॉट एंड सेल, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी परचेज एंड सेल की जाती है और ये एक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी फॉरेन करेंसी को बॉट सेल एंड परचेज किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज जो यहाँ पर जो मार्केट होती है हमारी, उसमें हम एक पेमेंट का आता है कि हमारा जो पेमेंट होता है वो इमीडिएटली हम पेमेंट कर दें उसका।
यानी कि अगर हमने कोई भी चीज़ को परचेज एंड सेल किया है, यहाँ पर जो मार्केट होती है हमारी वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, 2 टाइप की होती है हमारी मार्केट। फर्स्ट आती है ऑन द स्पॉट मार्केट। ऑन द स्पॉट मार्केट ये आपकी बुक में होगा। स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि इस मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमें पे करना होता है, जो भी हमें अगर कोई पेमेंट करना है तो वो इमीडिएटली हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्केट हमारी ये होगी। सेकंड आती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि हम एक डील बेस करते हैं कि अगर जैसे फॉर एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे गोल्ड, अगर हमने गोल्ड आज परचेज किया तो हमने वो आज की करेंसी पे किया है, और अगर हम उसको बाद में सेल करने लगेंगे तो जब उसका जो रेट होगा उस रेट पर वो सेल होगा ना। तो यहाँ पर एक डील कर ली कि हमने डील तो आज करी है, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो फ्यूचर डेट पर या फ्यूचर अमाउंट पर मिलेगा। सेम ऐसे ही जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर आज इशू करे और आज वो शेयर 10 रुपये का है ना, कितने का है, 10 का, और इन फ्यूचर वो शेयर हमारा 20 का हो जाए तो हमें तो फ्यूचर डेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये क्या होती है हमारी फॉरवर्ड मार्केट। क्लियर हो गई? ये आपके नोट्स में नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन, सेकंड क्रेडिट फंक्शन, एंड थर्ड आता है हमारा हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ट्रांसफ़र में हम करते हैं जो हमारी परचेजिंग पावर होती है, ठीक है, कि भाई हमने वही सेम एग्जांपल है कि एक के पास ए शेयर है, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, ठीक है। इसके पास कुछ शेयर हैं और इसके पास कुछ मनी है। शेयर वाले ने, जिसके पास शेयर हैं, उसने इसको मनी के बदले में शेयर दे दिए। भाई मनी से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं ना, भाई पैसा होगा तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये जो मनी वाला पर्सन है, इस मनी वाले पर्सन ने क्या किया, शेयर परचेज कर लिए। तो यानी कि उसने क्या करा, अपनी जो मनी के बदले में परचेजिंग पावर उसने ले ली, यानी कि उसने अपना ट्रांसफ़र कर दिया और शेयर इसको दे दिए। तो मनी के बदले में उसने शेयर को क्या दिया, पैसा दिया है, और पैसे के बदले में उसके पास शेयर आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी परचेजिंग पावर। दिस इज बी दैट इज बी, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पर एक दूसरे ने ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा आप लोगों ने अकाउंट में, कि उधार ट्रांसफ़र, कि आज बिल लिख दिया और उसका पेमेंट 3 मंथ बाद होना। तो यहाँ पर ये उधारी सिस्टम चल गई, यानी कि क्रेडिट फंक्शन चल गया। हेजिंग सिस्टम होता है कि हम किसी भी चीज़ का सेटलमेंट कर दें, कि आज के डेट के बदले में फ्यूचर में डील करते हैं, तो वो हेजिंग सिस्टम कहलाता है, यानी कि वो हेजिंग फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए हैं। तो ये जो आपका चैप्टर 11 था फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, चैप्टर भी अच्छा है इसलिए, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो इसमें डॉलर की ये यहाँ पर वैल्यू है, ये 1 रुपीज़ का 73 वैल्यू है। एक बार आप इसको खुद से करंट में भी चेक कर सकते हो कि क्या वैल्यू इस टाइम डॉलर की चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है, समझनी है, और बहुत अच्छे से बोर्ड प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। थैंक यू।